हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज़ में। और जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा है और टाइटल से पता चल रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और ये एक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, आपका इंडियन पॉलिटी का भी पार्ट है, दोनों का ये पार्ट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यही आपका बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, तो आज हम जो है इसी के बारे में बात करेंगे। ओके, चलो तो शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है। ठीक, तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना था, ठीक है, ये एक्चुअली दो पार्ट में बनाया गया था। ठीक, एक तो GOI एक्ट, ठीक है, जो आपका इंडिया के लिए था, और एक था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट। ठीक है, इसको दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया था, एक बर्मा जो म्यांमार आप जिसको जानते हैं उसके लिए, और एक आपका पर्टिकुलर इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना होगा कि इसके दो पार्ट हैं, बट हम जो पढ़ेंगे वो केवल जो है आपका पर्टिकुलरली इंडिया के लिए है। ओके, ठीक है, तो अब देखो, अब इसका मतलब जो है ये आया कहाँ से। ठीक है, ये आपको जो है पहले जानना जरूरी है। ठीक है, कि मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है। ओके, ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है या फिर ये कहाँ से आया है। उसके बाद से हम देखेंगे कि इसमें सर्टेन चेंजेस क्या क्या आए हैं। देखो, बैकग्राउंड आपका था कि मतलब जैसे कि आपका 1928 में आपका जो साइमन कमीशन लागू हुआ था, मतलब आपके जो ब्रिटिशर्स ने जो आपका एक 7 मेंबर्स की एक कमेटी बना के जो वहाँ से भेजी थी, आपके जो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको स्टडी करने के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी करने के लिए 7 मेंबर्स की कमेटी भेजी थी। ठीक है, तो ये एक्ट बेसिकली वहीं से आपका आया था। ठीक है, तो इसके जो बेसिस थे, जो इसका बेस था, तो ये बेस्ड ऑन था 3 बेसिक चीज़ों पे आपका बेस्ड ऑन था। ठीक है, सबसे पहले जो तुम्हारा साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे। ठीक है, दूसरा आपका जो उस रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसके लिए, मतलब उसने रिकमेंड किया था ये। ठीक, और बेसिकली राउंड टेबल में कौन सा राउंड टेबल आपका था, जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933 में जो वाइट पेपर पब्लिश किया गया था राउंड टेबल के द्वारा। ठीक है, वाइट पेपर 1933 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, थर्ड आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये उसी के बारे में था। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली आपके यहाँ पे 3 आपके थे। ठीक है, चौथा एक था कि जो जॉइंट सेक्रेटरी कमेटी आपकी जो थी, जिसमें आपका काफ़ी जो है हाई पोस्ट के लोग बैठे थे, आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठे थे। ठीक है, सॉरी, जॉइंट सेक्रेटरी कह रहा हूँ, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी थी। ठीक है, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, तो उसके मतलब जो उसके रिकमेंडेशंस पे भी था। ठीक है, बट उसका उतना ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस नहीं था। बेसिकली आपके जो 3 थे, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और वाइट पेपर, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। ठीक, तो इनके बेस पे ही जो है आपका ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद से इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी यहाँ, मतलब कि जो आखिर क्या ज़रूरत थी इसको बनाने की। ठीक है, तो ये तो आपके जो थे ही थे जो ऊपर थे, बट जो मेजर आपका जो है कॉजेस था, ठीक है, मेजर कॉज था जो आपका इस एक्ट को लाने का, पहला ये था कि जो आपका डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, मतलब कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इन टर्म्स ऑफ आपका इंडियंस। ठीक है, कि मतलब कि इंडियंस को अभी भी जो है उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही थी। ठीक है, तो इंडियंस के लिए जो इंडिया के लीडर्स थे, जो इंडियन लीडर्स थे, उनकी डिमांड थी उसकी रिफॉर्मेशन की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा जो है रिफॉर्म करने की जो है डिमांड थी। ठीक है, तो उस बेसिस पे जो है आपका ये मतलब जो है ज़रूरी था इस एक्ट को बनाना। दूसरा, उसी पर्टिकुलर टाइम में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका उसी पर्टिकुलर टाइम पे हुआ था। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसने आपकी बहुत हेल्प की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की।
ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उस पर्टिकुलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट भी पड़ा था, ठीक है, इसका भी इम्पैक्ट आपका पड़ा था ब्रिटिशर्स पे। तो वो सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि मतलब कि हाँ वाकई में जो है इंडियंस को एक पर्टिकुलर जगह पे अगर दे दिया जाए, एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाए, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अभी भी उनकी सोच यही थी कि जो है कंट्रोलिंग की, ठीक है। ऐसा नहीं था कि जो है कि हमें जो है वो देना चाह रहे थे, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको क्या नाम है कोई आपसे काम ले रहा है, ठीक है, तो वो आपको कभी ये नहीं चाहेगा कि हाँ आप फ्री हो जाओ। अगर आप फ्री हो जाओगे तो फिर उसका काम करेगा कौन, ठीक है ना। तो उसके लिए रूल करना आसान नहीं हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए कभी भी कोई भी फ्रीडम देना नहीं चाहता है, ठीक है। तो वही चीज़ वहाँ पे भी थी, उन्होंने भी फ्रीडम देना नहीं चाहा, ठीक है। वो नहीं हुआ वो अलग बात है, बट फिर भी आपका नहीं था, ठीक है, उनका मोटिव ऐसा था नहीं, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद से जो है ब्रिटिश ने आपका क्या किया था, उसने एक आपका ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया था, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब उसका बनाने का मुद्दा था, बनाना चाहता था वो, एक तरह से कह लो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या थे आपके कि ब्रिटिश इंडिया जो था, मतलब कि वो आपका पार्ट जो कि आपका ब्रिटिश के अंडर में आता है, और दूसरे आपके प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जो कि किंग्स वगैरह के द्वारा रूल किए जाते हैं, ऑटोनॉमस स्टेट्स थे, ठीक है, जिस पे ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल नहीं था, ठीक है, या फिर कह लो जो फ्रेंच डच या फिर इनके जो है अंडर में आता था, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टाइम तक तो कोई बचा नहीं था जो फ्रेंच वगैरह डच वगैरह जो थे, बट जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जिन पे किंग्स का रूल था, उस पर ब्रिटिश इंडिया का जो है रूल नहीं था, उन पार्ट को भी जो है आपका कंसीडर करना था इसमें, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स के लिए आपका नेसेसरी नहीं था, ठीक है, उसने नेसेसरी नहीं बनाया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप उस चीज़ पे किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करा सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को आपको फॉलो नहीं करा सकते हो, ठीक है। बट ब्रिटिश इंडिया के अंडर में जो भी आपके प्रोविंसेस थे उनके लिए वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो कंट्रोल में है वो तो करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन था ये आपका फेल्ड हो गया, मतलब ये फेल हो गया आपका, जो है नहीं मेटेरियलाइज हो पाया, आपका डिमांड में नहीं आ पाया, ठीक है, डिमांड में कह लो या फिर एग्जिस्टेंस में ज़्यादा देर तक नहीं रहा ये, ठीक है, एग्जिस्टेंस इसकी ज़्यादा देर तक नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने ये बात समझ ली थी कि वो आपका कंट्रोल करना चाह रहे हैं पूरी, मतलब पूरे आपके इंडिया पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस कारण से उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स ने आपका ये चीज़ मना कर दी, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि जो है ऑल इंडिया फेडरेशन आपका फेल हो गया, ओके। चलो अब उसके आगे बात करेंगे, पहले आप देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो बेसिक्स आपके क्या क्या थे, ठीक है। हम पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेसिस क्या क्या थे, कि उसका एम क्या था, टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या था, मतलब कि कहाँ कहाँ जो लागू हो सकता है या फिर ऐसी सारी चीज़, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम की। तो एम था इसका जो है आपका कि एक प्रोविज़न बनाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रोविज़न फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सिंपल सी बात है, प्रोविज़न बनाना ही उसका पर्टिकुलर एम था, ठीक है। टेरिटोरियल एक्सटेंट की अगर बात करें, मतलब कि किस किस टेरिटोरी में आपका ये लागू हो सकता है, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ये केवल आपका ब्रिटिश इंडिया के लिए ही था, मोस्ट प्रॉब्ली ये ब्रिटिश इंडिया के लिए था, ठीक है, मतलब कि पार्ट ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, ये आपका था, ओके। फिर उसके बाद से इसको बनाया किसके द्वारा गया था? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। पार्लियामेंट किसका? बाय पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। बेसिकली ये जो है आपका आ गया था 24 जुलाई 1935 में,
ठीक है, इसे 24 जुलाई 1935 में पास कर दिया गया था, बट इसकी कमेंसमेंट कब थी, मतलब कि इन्फोर्स कब हुआ ये आपका 1 अप्रैल 1937 में। ठीक है, मतलब इतना टाइम लग गया उन्हें इन्फोर्स करने में, बट वो भी उतना पूरी तरह से इन्फोर्स नहीं कर पाए। मतलब अब जब इंडिपेंडेंस हो गया तो इसी चीज़ को आपका जो है चेंज कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसी को रिपील कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि जो है कि आपका इसका रिफॉर्मेशन आपका या तो एमलगमेट कर दिया गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, या फिर कह लो कि जो आपका चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये बेसिक आपका इसका मतलब था कि हाँ कि ये बेसिकली क्या क्या था क्या नहीं था। ठीक है, बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया। अब देखो इसके बाद से अब हम पढ़ते हैं कि आपका इसमें क्या क्या चीज़ आया या फिर इसने क्या क्या चीज़ें चेंज की। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया था कि जो पावर्स थे, ठीक है, पावर ऑफ गवर्नमेंट जो थी, ठीक, उसको उसने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, सेंट्रल, ठीक है, और आपका जो प्रोविंसेस थे अलग अलग उनमें। ठीक है, तो सेंट्रल और प्रोविंसेस के बीच में इसने आपका डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद से जो जब सेंट्रल में मतलब सेंट्रल और प्रोविंसेस में जब डिवाइड किया तो फिर अब देखो चेक करने के लिए आपका कुछ ना कुछ सिस्टम तो चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट चाहिए। ठीक, तो इसने आपके वहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स बनाए, 3 सब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन किया इसने। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट था आपका फेडरल लिस्ट या फिर फेडरल आपका था फेडरल सब्जेक्ट। ठीक है, फेडरल सब्जेक्ट में आपका पूरा सेंट्रल पार्ट आता था। ठीक है, मतलब जो आपका ओवरऑल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है वही आपका रूल कर रही है। ठीक, फिर उसके बाद से प्रोविंसेस जो आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे, ठीक, उनका, और थर्ड आपका था कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में आपका जो है ये दोनों आपके जो आ जाते थे। ठीक है, ये दोनों आपके आ जाते थे। ठीक है, इसको इस तरह समझो कि जैसे कि मान लो कि आपका जो भी इंडिया का आपका पार्ट है, ठीक है, ठीक है, मान लो कि एक पूरा पार्ट है। ठीक है, इंडिया का मैप नहीं बना रहा हूँ, नहीं बन रहा है इसलिए। ठीक है, जो भी आपका पार्ट है, ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। ये डिवाइडेड है छोटे छोटे पार्ट में कई सारे। ठीक है, कई सारे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, तो अब जो है ये जो छोटे छोटे पार्ट है इसी में आपका प्रिंसली स्टेट्स भी हैं और इसी में आपका प्रोविंसेस भी है। ठीक है, बट ये एक्ट आपका बेसिकली प्रोविंसेस और सेंटर मतलब कि ब्रिटिश इंडिया के ऊपर था। ठीक है, तब जो आपके जो है ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आते थे, ठीक है, जो भी आपका ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आता था, ठीक है, मान लो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये और ये आ रहा है। ठीक है, और मान लो ये भी आ रहा है। ठीक है, ये दो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं। ठीक है, ये आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो इन पे उनका रूल नहीं है, तो इन पे ये आपका एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, जो आपके प्रोविंसेस हैं, ठीक है, इनकी अपनी एक गवर्नमेंट होगी अलग। ठीक है, जिसे हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से उनका आपका एक अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक, फिर उसके बाद से इन जो प्रोविंसेस के मैटर्स हैं वो सारे प्रोविंसेस के मैटर्स आपके कौन गवर्न करेगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। ठीक, फिर उसके बाद से आप इन सबका कलेक्टिव कौन करेगा? ठीक है, इन सब का कलेक्टिव अगर जो बात करें मतलब कि जो सभी का जो है मुद्दे अगर देखे जाए तो वो किसके द्वारा होगा? फेडरल के द्वारा, यानी कि सेंट्रल के द्वारा। ठीक, बट अगर मान लो दो प्रोविंसेस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर दो प्रोविंसेस के बीच में आपका क्या नाम है, कोई आपका इंटर गवर्नमेंटल जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई चीज़ है, कोई भी जो काम करना है, ठीक है, तो अगर उसको भी कलेक्टिव के अंदर में डाल दिया जाए तो इसका तो बर्डन बढ़ गया। ठीक है, तो उस बर्डन को ख़त्म करने के लिए एक आपका कॉन्करेंट पार्टी रख दी गई। ठीक है, कॉन्करेंट जो आपका जो है दोनों लेवल पे जो देखता है, फेडरल पे भी और प्रोविंशियल पे भी। ठीक है, मतलब कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी देखता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे भी देखता है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि जो है कि पावर्स की डिवीज़न हो गई। ठीक है, पावर्स की डिवीज़न हो गई तो कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, चलो अब इसके बाद से इन्होंने क्या किया, कुछ जो चेंजेस किए। ठीक है, जो आपके चेंजेस इन्होंने आपके लेके आए। ठीक है, हम उन चेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। देखो, चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्होंने बनाई
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टाइप का दिया इन्होंने, ठीक है, गवर्नमेंट बनाए तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टाइप का भी तो दिया नहीं ना, ठीक। तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या था, किस तरह से ये गवर्न करता था, ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो सबसे पहले इनके पास जो है प्रोविंसेस के पास अपनी पावर आ गई, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही पावर थी, थोड़ी सी, लेकिन जो है इतना भी नहीं था कि जो कि हाँ अपने मन से जो मन करे होगा अपने, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो है डायरेची की अबॉलिशन हो गई, यानी प्रिंसली स्टेट पे जो है आपका प्रोविंशियल लेवल पे आपका जो डायरेची थी उसे, मतलब डायरेची सिस्टम था उसे आपका हटा दिया गया, ठीक है। फिर आपका गवर्नर अभी भी जो है हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक। फिर उसके बाद से अब देखो, इस गवर्नर के साथ जो है वर्क करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, ठीक है। एक्चुअली ये गवर्नर है आपका सेंट्रल लेवल का, ठीक है, ये है आपके सेंट्रल पे, ठीक है, बट इसे प्रिंसली स्टेट्स के मतलब जो है साथ काम करने के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के टर्म्स में काम करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, जो कि मिनिस्टर्स आपके थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्टिकुलर प्रोविंसेस, ठीक है, उन प्रोविंसेस के आपके ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है। अब देखो ये रिप्रेजेंटेटिव्स आपके जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर भी थी कि आपका जब चाहे उन मिनिस्टर को आपका हटा सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो आपका कंट्रोल करते थे मिनिस्टर्स को, ठीक है, कि अगर मिनिस्टर्स थोड़ी सी भी अपनी मनमानी करेगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका हटा देगा, ठीक है। बट अब देखो, अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बन तो रही हैं, ठीक है, तो अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप पूरी तरह से फ्री हो गए थे कि हाँ आपका जब मन करे जैसे मन करे गवर्नमेंट बना दो। ब्रिटिशर अभी भी, ब्रिटिश के पास से अभी भी जो है आपकी ये पावर थी, पावर टू डिसबैंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अभी भी वो डिसबैंड कर सकती थी, कि मतलब कि जो उसने अपनी पावर अभी अपने पास रखी रही, ठीक है, ऑटोनॉमस पावर नहीं दी, ठीक। फिर उसके बाद से अब देखो, डायरेची आपका जो है वहाँ पे तो हट गया था, ठीक है, डायरेची जो था आपका दो जगह पे था, प्रोविंसेस पे भी और सेंट्रल पे भी, ठीक है। तो प्रोविंसेस की डायरेची तो एबॉलिश कर दी गई, ठीक है, बट सेंटर की डायरेची अभी भी रिटेन रही, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो है आपका फिर से वही, अब डायरेची था तो मतलब कि जो है कि आपका दो पार्ट में यहाँ से डिवाइडेड है, ठीक है, एक आपका जो है क्या कहते हैं रिजर्व में है, एक आपका जो है आप ट्रांसफर्ड में था, ठीक है, यही सारी चीज़ थी। तो अब फिर उसके बाद से रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती है, मतलब कि जो भी आएगा वो गवर्नर जनरल के द्वारा जो है गवर्न किया जाएगा, और जो कि काउंसलर्स के द्वारा जो अपॉइंट किए जाएंगे उसके द्वारा हेल्पिंग होगा उसका, ठीक है, मतलब एक काउंसिल होगी जो कि हेल्प करेगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है, आपका रूल करने में, ठीक है। ये लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, मतलब कि जो आपका प्रोविंशियल से इनका कोई लेन देन नहीं था, वो किसी भी चीज़ को आंसरेबल नहीं थे सिवाय गवर्नर जनरल के, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आते थे आपके, मतलब कि रिजर्व की अगर बात किया जाए तो रिजर्व में आपका क्या क्या आ सकता है, वो जो आपके बेसिकली आते थे, डिफेंस आते थे, ठीक है, मतलब नेशनल लेवल की जो भी चीज़ें थी, ठीक है, चर्च रिलेटेड जो भी आपका आता था, मतलब कोई भी मैटर आता था वो देखा आता था। फिर उसके बाद से एक्सटर्नल अफेयर्स, ट्रेडिंग्स वगैरह का, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया। फिर उसके बाद से प्रेस पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर रिसोर्स, ट्राइबल अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपकी जो है रिजर्व के अंडर में आती थी, ठीक है। वहीं पे जो आपका जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की अगर बात करो तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट आपका गवर्नर जनरल से के द्वारा देखा जाता था, लेकिन रिकमेंड किसके द्वारा किया था, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि अपॉइंट किए जाएंगे उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। और इनकी नंबर हमेशा जो है मतलब शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10, मतलब कि लेस देन 10 हमेशा रहेगी, ठीक है, 10 से कम ही थे। अब इसके अंदर में क्या था, लोकल गवर्नमेंट था, फॉरेस्ट था, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपकी जो है ट्रांसफर्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर में आते थे, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास अभी भी स्पेशल पावर दी गई,
ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे भी जो है गवर्नर जनरल के पास स्पेशल पावर थी कि वो अपना डिसीजन ले सकता है और किसी के रिकमेंडेशन को ठुकरा सकता है या फिर आपका कोई भी चेंजेस वो कर सकता है। ठीक है, मतलब कि ट्रांसफर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, चलो अगला देखते हैं। आगे अगर देखो, अगर बाई कैमरल लेजिस्लेशन आपका याद होगा, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन की बात करो तो वहाँ पे आपका जो फेडरल स्टेट था, ठीक है, फेडरल असेंबली थी, उसने आपका क्या किया कि दो पार्ट पे जो आपको बना दिया, उसे लोअर हाउस और अपर हाउस के नाम से बना दिया उसने। ठीक है, बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेशन यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, मतलब कि डुअल आपकी जो है ध्यान देना शुरू हुआ गया यहाँ पे, बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेशन। ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ पे शुरू हुआ। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या किया कि पहली चीज़ तो देखो इन्होंने टर्म ऑफ ईयर बना दिया, मतलब टर्म ऑफ ऑफिस बना दिया इसका, यहाँ से यहीं से आपका टर्म ऑफ ऑफिस शुरू हुआ। ठीक है, इन्होंने बना दिया कि 5 साल तक वो काम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से इन्होंने 2 भाग में इसे डिवाइड कर दिया, लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस को फेडरल असेंबली कह दिया गया था और अपर हाउसेस जो थे उनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया था। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम दिया गया था आपका अपर हाउस को। ठीक है, तब देखो जो वो दोनों हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी आपके प्रिंसली स्टेट से रहेंगे। ठीक है, मतलब कि जो आपके मेंबर्स होंगे, मेंबर्स में आपका जो है तीनों लोग आएंगे। ठीक है, मेंबर्स जो आपके थे, ठीक है, वो आपके ब्रिटिश के भी थे, प्रोविंशियल के भी थे और आपके प्रिंसली स्टेट्स के भी थे। तो आप क्योंकि देखो, आप देखो प्रिंसली स्टेट्स के क्यों थे यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर जैसे कि आपके नेबर में कोई आपका जो रहता है, ठीक है, तो कि मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन या फिर जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे ऑफ लिविंग जो होती है वो उसमें ये होता है कि आप उनके साथ मिलजुल के रहो या फिर आप उनसे बात करते रहो, ये सारी चीज़ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आप एक दूसरे को समझो तो ज़्यादा बेहतर लाइफ सस्टेन होती है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे जो है आपका बगल वाले ही काम आते हैं। तो ये सारे प्रिंसली स्टेट्स को भी जो आपका यहाँ पे कंसीडर किया गया था। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपका प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो नॉमिनेट किए गए थे किंग से। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय थे, ये इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, जबकि ब्रिटिश इंडिया के जो आपके इलेक्टेड रहेंगे और कुछ आपके गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दी गई कि जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट था, ठीक है, इलेक्टोरेट जो था उसको सेपरेट कर दिया गया कई लोगों के लिए। ठीक है, सेपरेटेड फॉर्म में था आपका कई लोगों के लिए, जैसे कि आपका वुमेंस के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए और डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो भी थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका जो है कुछ प्रोविंसेस में जो आपका ये चीज़ लागू की गई। ठीक है, जिसमें 11 प्रोविंस आते थे, जैसे कि बॉम्बे हो गया, मद्रास, बंगाल, असम, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंसेस थे। ठीक है, बट ये पूरी तरह से जो है आपका हर जगह लागू नहीं किया जा सका। ठीक है, हर जगह लागू नहीं किया जा सका इसको। ठीक, इसके बाद से आपका जो है इन्होंने एक और काम किया, जो है फेडरल कोर्ट का जो है निर्माण किया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट आया। फेडरल कोर्ट में क्या हुआ था कि दिल्ली में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, मतलब कि आपका एक फेडरल कोर्ट बनाया गया आपके जस्टिस के लिए। ठीक है, इसमें आपके एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे। ठीक है, प्लस आपके 6 अदर जजेस थे। ठीक है, मैक्सिमम 6 थे। आप उनके हिसाब से था कि जो कि कम रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, वो उनका होता है। ठीक है, इसका बेसिक काम क्या था, डिस्प्यूट्स आपको जो है सॉल्व करना था। डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंटर और बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंटर एंड प्रोविंसेस के बीच में या फिर सेंटर और प्रोविंस के बीच में जो है आपका कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसके बीच उसको आपको सॉल्यूशन करने के लिए हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद से अगला चेंज यहाँ पे इन्होंने किया था कि इंडियन काउंसिल को एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, इंडियन काउंसिल अब जो कि आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए थे, ठीक है, ये अबॉलिश कर दिया गया था, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था
ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ठीक है, उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मतलब उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आपका क्या नाम है, रूल करने के लिए आपको एक टीम ऑफ एडवाइज़र दे गई, एडवाइज़र्स की एक टीम दी गई इंस्टेड ऑफ इंडियन काउंसिल। ठीक है, इंडियन काउंसिल पूरी तरह से अबॉलिश हो गया था। फ्रेंचाइजी आपकी दी गई, फ्रेंचाइजी मतलब कि आप यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होना शुरू हुए। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुए। तो डायरेक्ट इलेक्शन सबसे पहला कब हुआ था? 1937 में। ठीक है, ध्यान रखना। बट उस समय की ध्यान रखो, मतलब एक चीज़ आपका जो थोड़े शॉकिंग थी कि वहाँ पे 10% पॉपुलेशन जो थी, ठीक है, 10% पॉपुलेशन थी, उसी के आपके वोटिंग राइट्स थे। ठीक है, अब देखो वोटिंग राइट्स आपका, चूँकि वोट की बात है, ठीक है, चूज़ करने की बात है, तो चूज़ करने का आपको एक तो पहले जितनी भी आपकी पॉपुलेशन थी उस पूरे पॉपुलेशन को देना चाहिए था। ठीक है, बट वहाँ पे जो आपका 10% पॉपुलेशन को ही उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर। ठीक है, या फिर लिटरेसी कह लो, ज़्यादा जो है सही रहेगा लिटरेसी कहना। ठीक है, लिटरेचर क्योंकि वो इंग्लिश का भी आ जाता है इसमें। ठीक है, इंग्लिश हिंदी का। तो लिटरेसी के रेट पे इन्होंने 10% पॉपुलेशन को केवल जो है वोटिंग राइट्स दिए। ठीक है, तो एक तरह से वोटिंग उस समय का होना कोई भी जो है मतलब उतना आप समझ सकते हो कि कैसा हुआ होगा, वन डायरेक्शनल, या फिर कह दो कि आपका मोनोपोली थी वोटिंग में, कौन सी पार्टी अकेले खड़ी होगी। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की गई वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुपरमेसी तो रखी। ठीक है, बट मतलब प्रोविंशियल को भी दिया, अपनी पावर्स वगैरह दी। ठीक है, कुछ अदर जो आपके मतलब जो उन्होंने चेंज किए थे। आरबीआई का जो है गवर्नमेंट, आरबीआई का जो फॉर्मेशन था वो इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, आरबीआई आपका इसी द्वारा फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका एक रेलवे अथॉरिटी बनाई गई जिसे नाम दिया गया था फेडरल रेलवे अथॉरिटी। ठीक है, फेडरल रेलवे अथॉरिटी नाम दी गई थी। ये किसके लिए? जो इंडियन गवर्नमेंट की आपका या फिर इंडियन रेलवेज है उसको जो है गवर्न करने के लिए या फिर उसको आपका कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज आपका बनाया गया था उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका जो है यहाँ पे अब जैसे कि आपका पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया था, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जगह मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो था ही। ठीक है, वो तो पहले से था ही, प्लस यहाँ पे जो है प्रोविंशियल सर्विस कमीशन बनाया गया। ठीक है, जो कि आपका स्टेट सर्विस आपका आज के समय में कहा जाता है, प्लस आपका जो जॉइंट के पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या था कि वो प्रोविंसेस और सेंट्रल दोनों पे जो है कहीं पे भी वो जा सकता है या फिर जो है कहीं पे भी उसकी पोस्टिंग दे सकते हैं, ऐसा। ठीक है, अब देखो ये आपका बहुत बड़ा माइलस्टोन था। ठीक है, जिसे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तौर पे कर दिया गया। ठीक है, सेपरेट क्या है कम्युनल आपके इलेक्टोरेट्स बनाए गए जो कि आपका, अब देखो सेपरेट यहाँ पे थोड़ा सा एक समझने की ज़रूरत है। ठीक है, जो आपका सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट बनाए गए थे। ठीक है, ये आपका लास्ट आपका है, बस इसे समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट है। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट थी, इसका बेनिफिट क्या था आपके ब्रिटिश को? आखिर क्यों, उसने क्या सोच के बनाया होगा, जरा सोचो। ठीक है, सोच के देखो। तो अगर देखो हमारे वर्ल्ड में अगर देखो, ठीक है, तो वर्ल्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है आपका रिलीजन के बेस पे। ठीक है, सबसे बड़ा आपका जो है डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजन के बेस पे। देन कम्स आपका मनी। ठीक है, रिलीजन के बेस पे जो है आपका बहुत सारे जो है डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका इंडिया का ही केस देख लो, आपके कितने रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, रिलीजन छोड़ो, फिर उसके बाद से आपका कास्ट सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी आपकी डिस्क्रिमिनेशन जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे ही क्रिएट कर दी गई। क्यों क्रिएट कर गई? टू रूल मोर इफिशिएंटली। कैसे इफिशिएंटली? कैसे? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी।
ठीक है, जब जो है आपके रिलीजन के नाम पे हमने जो उन्हें डिवाइड कर दिया, हमने उनके जो सेपरेट इलेक्टोरेट बना दी गई, तो अब उन्हें क्या लगेगा कि उनकी अपनी एक पर्टिकुलर स्पेशल क्लास है, उनकी अपनी पर्टिकुलर स्पेशल वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका जो है थोड़ा सा जो है पॉलिटिकल गेम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझना चाहिए। वैसे पॉलिटिकल गेम तो जो बहुत समय से खेला जा रहा है और आज भी खेला ही जा रहा है, तो कोई वो मतलब ये सारी चीज़ें आपकी वहीं से आई हुई हैं। ठीक है, तो सेपरेट मतलब क्या कहते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहाँ पे जो है लागू कर दी थी, मतलब जो है इसने यूज़ किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिससे कि कोई भी आपका बड़ा चेंज ना आए। ठीक है, आज भी वही चीज़ होता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसके बाद से लास्ट एक छोटा सा एक्ट है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसके बाद से आपका ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग तो जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद से केवल इवोल्यूशन थोड़ा सा बचेगा। तो कुछ फैक्ट्स जो है इवोल्यूशन के हैं, जैसे कि जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या मतलब चेंजेस किए गए या फिर क्या क्या उन्होंने बनाया, इंडियन स्टेट की स्टेटस क्या थी ब्रिटिश क्राउन के अंदर, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ सैलेंट फीचर्स हो गए। ठीक है, फेडरल सिस्टम क्या था, फर्स्ट कैबिनेट कब बना, ये सारी चीज़ें आपका उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इवोल्यूशन होने के बाद से फिर हम प्रॉपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके, चलो तब तक अपना ध्यान रखो।